इसके अलावा जो अगली बात है, जो इस बात को साबित करता है कि संघात्मक प्रणाली होते हुए भी केंद्र हावी है, वह है आर्थिक दृष्टि से राज्य केंद्र पर निर्भर हैं। अर्थात अगला बिंदु है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। इसके क्या मायने हैं? राज्यों को केंद्र की ओर से विभिन्न प्रकार के अनुदान मिलते हैं। राज्यों ने बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाने का निर्णय लिया। उस प्रोजेक्ट्स के लिए वे केंद्र सरकार की ओर मुखातिर होते हैं, उनसे वे अनुदान मांगते हैं, या तो ऋण के रूप में या एक मुश्त रकम के रूप में। इन्हें ग्रांट्स इन एड्स कहते हैं। वे आर्थिक मामलों में चूंकि इतने संपन्न नहीं होते सभी राज्य कि वे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे बड़े बांध हों या सड़क योजनाएं हों या और भी बहुत सारी जो योजनाएं, चाहे वो सीवेज सिस्टम हो, नालियों को बनाने का प्रावधान हो, स्मार्ट सिटी जैसे प्रावधान हो, इसके लिए वे अपने जरिए से, अपने ही स्रोतों से धन इकट्ठा करने में असमर्थ रहते हैं। तो क्या इसके मायने ये कि ये प्रोजेक्ट उनके यहाँ नहीं आएंगे? खासकर उन देशों, उन राज्यों के पास जिनके पास धन कम है, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास धन नहीं है या कम है? या क्या इसके मायने ये लिया जाए कि जो संपन्न राज्य हैं, बस वहीं पर संपन्नता और बढ़ती जा सकती है और बाकी राज्य देखते रह जाएंगे? ऐसा नहीं है। राज्यों के पास ये प्रावधान है कि केंद्र से आर्थिक मदद लें और उस मदद के कई तरीके हैं। तो ये भी इस बात को साबित करता है कि राज्य केंद्र की ओर निर्भर रहते हैं, केंद्र पर निर्भर रहते हैं। आर्थिक मामलों में बहुत ही कम राज्य ऐसे होंगे जो स्वयमेव अपने को आत्मनिर्भर मान सकते हों। इस संबंध में श्री के.बी. राय, उनका कथन है, केंद्र ही योजना बनाता है, केंद्र ही निर्णय करता है, केंद्र ही निर्देश देता है और राज्य योजना आयोग के द्वार पर दान प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर सकते। केंद्र की जो सफाई योजना है, स्वच्छता अभियान, केंद्र के द्वारा जो अन्य तरीके के प्रावधान, अन्य तरीके के प्रोजेक्ट पूरे देश में लॉन्च किए गए हैं गत कुछ वर्षों में, विशेषकर इस सब के लिए जो धन का प्रावधान है वो केंद्र से होता है। राज्य को भी इस योजनाओं में अपना कुछ धन लगाना पड़ता है, पर उसका प्रतिशत देखें तो केंद्र के द्वारा दिए गए धन का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात राज्य द्वारा थोड़ा पैसा लगाने से वह केंद्र से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसा पा सकता है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लागू कर सकता है। इसलिए ये बात बिल्कुल तय है कि योजना आयोग के द्वारा राज्य जो है वो योजना आयोग के दरवाजे पर दान करने के लिए रहता है। इसके अतिरिक्त कोई सकारात्मक कार्य वे आर्थिक क्षेत्र में नहीं कर सकते। और यदि हमें किसी अन्य पर आर्थिक दृष्टि से आर्थिक मामलों के लिए निर्भर होना पड़े तो ये बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं कि इस निर्भरता के मायने हैं कि जो निर्भर है वह कमज़ोर है। और इस प्रकार ये साबित होता है जिस पर निर्भर है, जहाँ इस मामले में यदि हम बात करें संघ पर निर्भरता, केंद्र सरकार पर निर्भरता, इस बात को साबित करती है कि आर्थिक मामलों में भी भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है या राजनीतिक ढांचा है वह एकात्मक है, एकात्मक ज़्यादा है। 11वां बिंदु इस बात को जो साबित करता है वह है राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार ना होना। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि संघ की एक विशेषता है, वास्तव में जो संघात्मक प्रणाली जिन देशों में है, सच्ची प्रणाली
पूर्ण रूपेण जहाँ संघात्मक व्यवस्था लागू है, वहाँ पर विभिन्न राष्ट्र जो हैं वे सुरक्षा के मद्देनज़र, आर्थिक समस्याओं के मद्देनज़र समझौता करते हैं, एकजुट होते हैं और एक संघ बनाते हैं जिनकी अपनी स्वयं की सरकार होती है और संघ की एक सरकार होती है। तो दोहरी नागरिकता होती है और उसके अलावा दोहरा प्रशासन भी होता है, उसके अलावा कई चीज़ें दोहरी होती हैं। और मैंने विशेषता बताते हुए ये बात बताई थी कि इन राष्ट्रों को यह स्वतंत्रता होती है कि वे चाहें तो इस संघ से स्वतंत्र होकर एक पूर्ण रूपेण स्वतंत्र राष्ट्र बन सकते हैं। लेकिन क्या भारत के मामले में ऐसा है? भारत में राज्य बनाए गए हैं, वो समझौते नहीं हैं। इन राज्यों को प्रशासनिक कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से इनकी सीमाएं तय की गई, इनको बांटा गया, इनकी सीमाओं को बनाया गया है। और ऐसा करते हुए एक देश को कुछ टुकड़ों में प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है। इसीलिए इन राज्यों को वो अधिकार नहीं है जो एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था में सम्मिलित राष्ट्रों को होता है, अर्थात स्वतंत्र होने का अधिकार। भारत का कोई भी राज्य भारत से स्वतंत्र होने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो भारत का हिस्सा है, वह कोई राष्ट्र नहीं था। भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार राज्यों को भारतीय संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार नहीं है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत एकात्मक ज़्यादा है, संघात्मक कम। 12वां बिंदु एकात्मकता की बात को बलवती करता हुआ वह है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की व्यवस्था में स्थिति में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है और इसके बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय संघ के राज्यों को संविधान संशोधन के अधिकार से पूरी तरह वंचित रखा गया है। संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को है, केवल संसद को है। हाँ, संसद के द्वारा संविधान संशोधन को पारित करना उतना सरल नहीं है, उसकी एक प्रक्रिया है, पर इस पूरी प्रक्रिया में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है वो केवल संसद में ही प्रस्तावित किया जाएगा। सामान्यतः संविधान के अधिकांश अनुच्छेद जो हैं संशोधन के लिए संसद स्वयं सक्षम है और कुछ मामलों में संसद आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से स्वीकृत लेकर संशोधित कर सकती है। अर्थात अधिकतर मामलों में केंद्र की संसद स्वयं में शक्तिशाली है उन संशोधनों को प्रस्तावित करना और उसके बाद उनको पारित करके उनको लागू करना। उसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं। लेकिन कुछ जो आधारभूत जो कुछ प्रावधान हैं, कुछ संघीय उपबंध हैं, उसमें संसद आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति ले ले तो वह संशोधन पारित हो जाएगा। पर ऐसे मामले बड़े कम हैं। ऐसे मामले वही हैं जिनका संबंध देश के संविधान के मूलभूत ढांचे से है, मूलभूत स्ट्रक्चर से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन में भी केंद्र राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली। 13वां बिंदु इस बात को साबित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर केंद्र का एकाधिकार। एकाधिकार शब्द अर्थात किसी और का अधिकार नहीं है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विषय पर दखल देने का, किसी भी राज्य का अधिकार नहीं है। पूर्ण रूपेण अंतर्राष्ट्रीय मामले केंद्र सरकार के मातहत आते हैं, उनके हाथ में आते हैं। इन मामलों में राज्य सरकार किसी भी तरीके से दखल नहीं दे सकती। ऐसे मामलों में जैसा मैंने पहले बताया
राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकारों के आदेशों का केवल पालन कर सकती हैं। मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो सीमांत राज्य होते हैं, उन सीमांत राज्यों में शांति काल में भी केंद्र अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मद्देनज़र, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मद्देनज़र उनको लागू करने के लिए राज्य सूची के भी विषयों में कानून बना सकता है, और यहाँ पर राज्य के केवल उसका पालन और अनुपालन करने के लिए ही बाध्य है, इसके अलावा उसके सामने और कोई रास्ता नहीं। यह भी इस बात को साबित करता है कि केंद्र का कितना एकाधिकार है इस मामले में। 14वीं बात, 14th पॉइंट, राज्यसभा। जब हमने विधायिका का अध्ययन किया था तो विधायिका के अध्ययन के दौरान मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। अन्य संघात्मक देशों में, विशेषकर जहां पूर्ण रूपेण संघात्मक व्यवस्था है, वहां पे सभी राज्यों को अपर हाउस में बराबर सीटें मिली हुई हैं, चाहे वे राज्य छोटे हों या बड़े हों भौगोलिक दृष्टि से, या जनसंख्या की दृष्टि से छोटे बड़े हों, या आर्थिक दृष्टि से कम ज़्यादा सक्षम हों, लेकिन सीटों की संख्या राज्यों में समान है, अर्थात सभी राष्ट्रों को एक बराबर माना गया है। लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। भारत की संघीय व्यवस्था में भारत के जो राज्य हैं उनको अलग अलग संख्या उनके लिए निर्धारित की गई है राज्यसभा की सदस्यता में। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इनके उदाहरण मैंने उस समय दिए थे। ये ऐसी व्यवस्था वाले देश हैं जहां सभी इकाई राज्यों को संसद के उच्च सदन में बराबर बराबर प्रतिनिधित्व मिला है, बराबर संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला है। लेकिन भारतीय संघ में ऐसा अधिकार समान नहीं है। राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर उनका असमान प्रतिनिधित्व है, अर्थात यदि क्षेत्रफल और जनसंख्या कम तो राज्यसभा में उनके प्रतिनिधियों की संख्या उतनी ही कम, क्षेत्रफल और जनसंख्या ज़्यादा तो राज्यसभा में उनके सदस्यों की संख्या, उनके प्रतिनिधियों की संख्या आनुपातिक दृष्टि से उतनी ही ज़्यादा। ये भी इस बात को साबित करता है कि असमान प्रतिनिधित्व इस बात को स्पष्ट करता है कि राज्यों की शक्ति केंद्र की शक्ति के सामने काफ़ी कम है, अर्थात एकात्मक शैली, एकात्मक व्यवस्था ज़्यादा हावी है। राज्यों की ताकत केंद्र की ताकत के सामने कम। ये इस बात से बिल्कुल स्पष्ट होता है असमान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से। अंतिम बिंदु जो इस बात को साबित करता है वह है केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था। केंद्र शासित प्रदेशों को हम संघीय क्षेत्र भी बोलते हैं, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज। भारत में दो प्रकार की इकाइयां हैं, एक तो हमने कहा राज्य, 28 राज्य, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश या संघीय क्षेत्र, जिनकी संख्या अब 8 है। लेटेस्ट फिगर 28 और 8। वर्तमान में 8 संघीय क्षेत्र हैं जिनका शासन प्रत्यक्षतः केंद्र के हाथ में होता है। डायरेक्टली दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। राज्य सरकार नाम की चीज नहीं है या राज्य की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, और सेंटर अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, जिस पद को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, उपराज्यपाल कहते हैं, उसके माध्यम से वह उस पर कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इन क्षेत्रों का प्रशासन, इन क्षेत्रों का नियंत्रण पूर्ण रूपेण पूरी तरह केंद्र के हाथ में। इस क्षेत्रों के लिए कानून निर्माण की शक्ति संसद को है, क्योंकि क्षेत्र किसी के भी मातहत हो, उस क्षेत्रों के लिए कानून तो बनाना पड़ेगा ना। जब तब जरूरत पड़ती है उस क्षेत्र के ध्यान में रखते हुए
विभिन्न मुद्दों पर कानून बनाना, उसको लागू करना। तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है इस यूनियन टेरिटरी नाम के क्षेत्रों में। नियंत्रण का अधिकार भी केंद्र को है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, और राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इन पर प्रशासन करता है। ये प्रशासनिक अधिकारी कौन है? अपने द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे राज्यों में उसका प्रतिनिधि गवर्नर होता है, जिसे हिंदी में राज्यपाल कहते हैं, ऐसे ही केंद्र शासित क्षेत्रों में उसका प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसे उपराज्यपाल कहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्पेलिंग थोड़ा केयरफुली देखें, खासकर लेफ्टिनेंट, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम में से बहुत लोग इसकी स्पेलिंग को गलत लिखते हैं। तो उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रशासन करती है, नियंत्रण करती है और आदि आदि, कानून भी बनाती है। इस व्यवस्था से भी ये बात साबित हो जाती है कि संविधान जो है एकात्मकता प्रधान है। संविधान एकात्मकता प्रधान है। संविधान यूनिटरी स्ट्रक्चर की ओर ज़्यादा है, फेडरल स्ट्रक्चर की ओर कम है। और यूनिटरी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, इसके मायने ये कि भारतीय संविधान एकात्मकता प्रधान हो गया है और केंद्र को शक्ति ज़्यादा है। इस संबंध में डॉक्टर MP शर्मा का वक्तव्य उद्धृत करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में इन प्रदेशों का केंद्र के साथ वही संबंध है जो किसी एकात्मक राज्य के उपखंडों का केंद्र सरकार के साथ होता है। अर्थात एकात्मकता प्रणाली वाले देशों में जैसी व्यवस्था होती है और उन देशों में जिस तरीके से कुछ उपखंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए क्रिएट किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वही स्थिति कमोबेश इन यूनियन टेरिटरीज की है। और ये इस बात को साबित करता है कि केंद्र सरकार इस मामले में भी बहुत हावी रहती है। इन सब बातों से, इन 15 बिंदुओं से, 15 बनाम 4 बिंदु जो संघात्मक की विशेषताओं की ओर इशारा करते हैं, 15 बिंदु जो एकात्मक विशेषताओं की ओर इशारा करते हैं, इनकी संख्या से ही साबित हो जाता है कि भारत का जो ढांचा है वह एकात्मक ज़्यादा है। इस बात से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों के लक्षण तो हैं, और इसलिए कहना उचित नहीं होगा कि भारतीय संविधान संघात्मकता या एकात्मकता दोनों का मिश्रण है। इस संबंध में कुछ जो विचारक हैं उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण होते हुए भी अनेक दृष्टि से संघीय सिद्धांत नहीं हैं या संघीय सिद्धांतों से भिन्न हैं। संघीय व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, वे हमारे यहाँ की पद्धति में, संघीय पद्धति में नहीं है। प्रोफेसर JP सूद, यद्यपि भारत एक संघ है तथापि उसका विधान कई दृष्टियों से सच्चे संघ के स्वरूप से भिन्न रखता है। अर्थात हम संघ होंगे ही, लेकिन सच्चे संघ से हम काफी दूर हैं। विचारकों का यह कहना है कि संघीय शासन में संघ में सम्मिलित जो इकाइयां हैं वे स्वेच्छा से अलग हो सकती हैं, स्वतंत्र हो सकती हैं, पर भारतीय संघ की इकाइयों को ऐसा अधिकार नहीं मिला है। बहुत स्पष्ट कर देता है इस बात को कि भारत की संघीय व्यवस्था वह संघीय व्यवस्था नहीं है जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में है। इन मामलों में पृथक न होने के मामले में जहां इसे कोई अधिकार नहीं है, तो इसके मायने ये कि ये एक राष्ट्र का हिस्सा है। स्वतंत्र होने का, समस्त कार्यों का संपादन करने का पूर्ण अधिकार
इन राज्यों को नहीं दिया गया है, यह भी ये साबित करता है कि भारत एकात्मक जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ की जो इकाइयां हैं उनको वो अधिकार नहीं मिले हैं जो अन्य संघों में हैं, अन्य देशों में हैं जो संघीय व्यवस्था को के अनुसार अपना शासन चलाते हैं। इसके साथ ही हम आगे ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की एकात्मकता केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की द्योतक है। अर्थात हमने संघीय व्यवस्था तो ली है, लेकिन उसमें केंद्र को बलशाली रखा है, मजबूत रखा है, शक्तिशाली रखा है। और जो 15 बिंदु मैंने बताए, ये बारंबार इस बात को साबित करते हैं कि भारत की एकात्मकता जो है उसमें केंद्र को शक्तिशाली रखने का पुरजोर प्रयास किया गया है और इस बात का प्रतिपादित भी किया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। केंद्रीकरण, ऊपर जाकर यदि मैं पिरामिड की बात करूं तो नीचे यदि राज्य हैं 28 राज्य और उसके बाद 8 यूनियन टेरिटरी, ये सब जाकर अंततः किसके अधीन हैं? केंद्र के अधीन है। केंद्रीकरण है। दे ऑल नैरो डाउन टू ए सेंटर एंड दैट सेंटर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, संघीय सरकार, केंद्र सरकार। तो इसलिए भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कोई डिनाई या अस्वीकार नहीं कर सकता। डॉक्टर जेनिंग्स, उन्होंने कहा है कि भारतीय संघ में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन कठोर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। केंद्रीकरण की ही नहीं, वो एक कदम जाकर और कहते हैं कि कठोर केंद्रीकरण की, अर्थात पुरजोर प्रयास है कि संघीय रहते हुए भी हम एकात्मक रहें। हमारे संविधान का ढांचा कुछ इस तरह का बनाया गया है और उसके पीछे वो ऐतिहासिक कारण हैं, जो वह भौगोलिक कारण हैं, वे जनसंख्या के कारण हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने एकात्मकता की ओर बहुत जोर दिया, ताकि देश जो है उसकी एकता अक्षुण्ण रहे, एकजुट रहे और अखंडित रहे। भारतीय संविधान का जो संवैधानिक स्वरूप है, इसके बारे में जो बातें की गई हैं, जो लोगों के विचार हैं, इसकी उचितता अनुचितता पर जाने का कोई अर्थ नहीं है। यदि हम संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की विद्यमानता की बात करते हैं, तो ऐसी बात करते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए या ये नहीं महसूस करना चाहिए कि संघ का या राज्यों की इकाई का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ऐसी बात नहीं है। राज्यों की इकाई का अपना महत्व है, इनकी अपनी अस्तित्व की अहमियत है हमारी शासन व्यवस्था में। केंद्रीकरण के लक्षण विद्यमान होना इस बात को साबित नहीं करते कि राज्यों के अस्तित्व के कोई मायने नहीं हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि शासन व्यवस्था में उनकी भूमिका केवल नगर पालिका को चलाने जैसा है, या हम उन्हें मात्र एक नगर पालिका के रूप में देखें, जैसा कि कुछ विचारक कभी कभी कह बैठते हैं। इस भ्रमपूर्ण धारणा को मन से हटाना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं ने इस पर बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि इस आधार पर बड़ा गंभीर दोषारोपण लगाया गया है कि केंद्रीकरण की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। आरोप लगाया गया है कि केंद्रीकरण की मात्रा बहुत अधिक हो गई है और राज्यों का स्थान एक तरीके से नगर पालिकाओं के समान कर दिया गया है। स्पष्ट ही है कि यह विचारधारा न केवल अतिशयोक्ति है, अपितु यह संविधान के लक्ष्य के प्रतिकूल एक भ्रमपूर्ण धारणा पर आधारित है। तो डॉक्टर अंबेडकर इस बात को जोर देते हुए कहते हैं कि ये जो धारणा है वह भ्रमपूर्ण है,
क्या धारणा कि केंद्र इतना ज़्यादा हावी है कि राज्यों के पास उचित शक्तियां नहीं हैं और वह मात्र नगर पालिका जैसा कार्य करता है। नहीं, हम और आप रोज महसूस करते हैं कि राज्यों की अपनी शक्तियां भी कितनी हैं, और राज्य जितनी ज़्यादा अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा, केंद्र उतना ही राज्यों को उन शक्तियों के उपयोग की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते राज्य और केंद्र के हितों में एक दूसरे के साथ टकराव ना हो। टकराव की स्थिति में ही केंद्र हावी होता है, इसमें कोई दो मत नहीं, और ऐसा होना भी चाहिए। ये देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है। भारतीय संविधान में ये जो धारणा है ये गलत है, और उसका आधार है कि भारतीय संविधान में राज्यों के अस्तित्व को काफ़ी महत्व दिया गया है, काफ़ी सम्मान दिया गया है, और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य भी सामान्य स्थितियों में अपने कार्य क्षेत्र में प्रशासन के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं और सर्वोच्च हैं। आप रोजमर्रा के जीवन में देखते होंगे कि राज्य शासन, राज्य की सरकार राज्य के लिए कितना कार्य करती है, और राज्य के कामों में केंद्र का दखल बहुत कम होता है, और तभी होता है जब किसी तरह का विवाद हो, तभी होता है जब केंद्र इस बात को उचित समझे कि उसका इन मामलों में दखल देना आवश्यक है। संघात्मक प्रणाली बनाम एकात्मक प्रणाली को लेकर एक बात और कहनी आवश्यक है, जरूरी है, और वो है कि भारतीय संविधान में भले ही संघात्मक शासन के सिद्धांत का पूर्णतया पालन न करते हुए एकात्मक प्रणाली के महत्वपूर्ण लक्षणों को ज़्यादा लिया गया है, उनको अपनाया गया है, परंतु वास्तव में संविधान की इस एकात्मकता का उद्देश्य मूलतः क्या है? इसका उद्देश्य है संघात्मक प्रणाली की कमजोरियों को, दुर्बलताओं को दूर रखना। और कौन सी दुर्बलता? दोहरी नागरिकता वाली, स्वतंत्र होने वाली, आदि आदि, जो किसी भी संघीय देश को कमज़ोर बनाती हैं। तो इस प्रकार हमें मानना होगा कि एकात्मकता का उद्देश्य जो रखा गया है, यदि हम मानते हैं कि एकात्मक प्रणाली हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो उसके पीछे मकसद है संघात्मक शासन की दुर्बलताओं को, दोषों को दूर रखना, और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखने का सुनिश्चित करना। भारत में जो विद्यमान अवांछनीय और विघटनकारी जो प्रवृत्तियां कभी कभी सर उठा लेती हैं, उस पर अंकुश लगाना इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत एकात्मक है। तो इन पर अंकुश लगाने के लिए, अवांछनीय तत्वों को नियंत्रण में रखने के लिए एकात्मक प्रणाली के लक्षण ज़्यादा अपनाए गए हैं, और इसलिए नहीं कि संविधान की संघात्मक व्यवस्था को नष्ट किया जाए। संघात्मक व्यवस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संघात्मक व्यवस्था की उन बुराइयों को हमने दूर रखा है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यदि पूर्ण रूपेण संघात्मक लागू किया जाए। हम सोवियत संघ का उदाहरण लें। सोवियत संघ संघात्मक प्रणाली पे बना हुआ देश था। 1924 में एक देश के रूप में वो सामने आता है, वैसे तो 1917 से, और कई देशों से मिलकर एक संघ बना था। तो पूरा नाम था उसका सोवियत संघ। अंग्रेजी में उसे कहते थे USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन, और हिंदी में सोवियत संघ। आज सोवियत संघ है क्या? आज अस्तित्व में नहीं है। सोवियत संघ नाम का देश अब अस्तित्व में नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि
सोवियत संघ के अंदर जो राष्ट्र थे उन्होंने संघीय प्रणाली के तहत समझौता किया था, एकजुट हुए थे और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक संघीय सरकार की व्यवस्था की थी, जहां इसके मायने ये कि राष्ट्रों की अपनी सरकार थी और एक केंद्र में एक सरकार होती थी। लेकिन चूंकि पक्की संघीय व्यवस्था थी, इन राष्ट्रों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता थी। जब तक सोवियत संघ नाम का यह देश प्रगति कर रहा था, आर्थिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, तब तक सब कुछ अच्छा था। और ऐसा होते हुए सोवियत संघ विश्व की दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति बन गया, परमाणु शक्ति बन गया। अमेरिका को चैलेंज देने वाला, चैलेंज करने वाला एकमात्र प्रतिद्वंदी सामने आया। लेकिन जब स्थितियां कुछ बिगड़ने लगीं तो इन राष्ट्रों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसका पूरा विस्तार से अध्ययन आप इतिहास में और राजनीति विज्ञान के विभिन्न अध्यायों में कर सकते हैं। फिलहाल संक्षिप्त में इतना ही कहना काफ़ी है कि यही सोवियत संघ था जिसके अंदर के राष्ट्र 1990 में अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो। और इस प्रकार सोवियत संघ नाम के देश का विघटन होता है 15 राष्ट्रों में, जिसमें बेलारूस, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्किस्तान, तुर्कमेनिया, ये सारे राष्ट्र, 15 राष्ट्रों में इसका विघटन होता है। और ये 15 राष्ट्र अलग अलग हो जाते हैं और उसमें से उन 15 राष्ट्रों में एक राष्ट्र है रूस, रशिया। तो रशिया और सोवियत संघ अलग अलग चीजें हैं। रशिया सोवियत संघ नाम के देश का हिस्सा हुआ करता था, अब सोवियत संघ अस्तित्व में नहीं है और उसका एक हिस्सा रशिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अब सामने है। और 14 और भी अन्य राष्ट्र हैं। ये 1990 की घटना। और ये सब क्यों हुआ? संघ की उस व्यवस्था में जिसमें हम पूर्ण रूपेण संघात्मक व्यवस्था लागू करते हैं, वहाँ पर एकता कमज़ोर रहती है, क्योंकि राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसकी ये बुराई है, संघ की बुराई, संघात्मक प्रणाली की बुराई। तो इस तरह की बुराइयों को, दुर्बलताओं को, दोषों को दूर करने के लिए और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, और तीसरा अवांछनीय और विघटनकारी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में एकात्मकता पर ज़्यादा जोर है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि संघात्मक व्यवस्था को नष्ट करना। संविधान की इस एकात्मकता के आधार पर भारतीय संविधान की एकात्मक शासन की स्थापना करने वाला संविधान हम नहीं कह सकते। इसके मायने ये कतई नहीं है कि भारत जो है वह एकात्मक शासन की स्थापना करने वाला देश है, नहीं, वह संघीय शासन है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के लक्षणों को प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षणों को विशेष उद्देश्य विशेष के लिए गौण रूप में अपनाया गया है। अतः संविधान में संघात्मक लक्षणों को दी गई प्रमुखता और एकात्मक लक्षणों को दी गई गौणता के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक ही है। आप पूरे संविधान के अध्याय में और राजनीति विज्ञान के अध्याय में बारंबार पाएंगे कि संघात्मक प्रणाली की बहुत सारी विशेषताएं ज़्यादा दिखाई देती हैं, ज़्यादा अपैरेंट हैं, ज़्यादा दृष्टिगोचर हैं। एकात्मकता प्रणाली के लक्षण होते हुए भी ये इतने स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हैं। ये भी इस बात को साबित करता है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, एकात्मक नहीं। संथनम, प्रसिद्ध विचारक, उनका कहना है कि भारतीय संविधान में
संघात्मक लक्षण इतने अधिक और इतने प्रमुख रूप से विद्यमान हैं कि भारत का संविधान एक वास्तविक संघात्मक संविधान है। ये इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम सबको इस बात पर सहमत होना होगा कि भारतीय जो संविधान है वह संघात्मक है। भले ही एकात्मकता के लक्षण कुछ ज़्यादा दिखाई देते हों, पर हम संघात्मक व्यवस्था में पूर्ण रूपेण विश्वास करते हैं। इस विवाद के बिंदुओं को और उसके बाद उसके निष्कर्ष को समझने के बाद अब हम बिल्कुल स्पष्ट स्थिति में आ गए हैं कि भारतीय संविधान का संघवाद, इसके क्या मायने हैं और भारतीय प्रशासन व्यवस्था किस तरह चलती है। राज्यों का कार्यक्षेत्र बनाम केंद्र के कार्यक्षेत्र और उनकी सीमाओं को अब हम स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। उसको और ये भी समझ गए हैं कि भारतीय व्यवस्था कितनी भी एकात्मक हो, जिसको लेकर कुछ लोग कहते हैं, मूल रूप से वह वास्तव में संघात्मक है।